अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। उस पार्लियामेंट्री सिस्टम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, यही सरकार किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर जो सरकार होती है, और सरकार के दो अंग मुख्य रूप से जो विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर एवं कार्यपालिका, विधायिका एवं जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, इनकी जो शक्तियां हैं या इनके बीच में जो कार्य करना है या इनके बीच में जो संबंध है, उनके आधार पर किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच में संबंधों के आधार, इनके बीच में हम संबंधों के आधार पर क्या कर सकते हैं, शासन प्रणालियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। शासन प्रणालियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक शासन प्रणाली की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली आ जाएगी। नंबर एक प्रणाली कौन सी है साथियों, संसदीय शासन प्रणाली। और नंबर दो की बात करें तो कौन सी शासन प्रणाली हो सकती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली हो सकती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली का मॉडल कहाँ पे चलता है, ब्रिटेन के अंदर चलता है। ब्रिटेन के अंदर कौन सा सिस्टम चलता है, संसदीय शासन प्रणाली चलती है। जबकि अगर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूएसए के अंदर कौन सी शासन प्रणाली चलती है, यूएसए के अंदर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चलती है। तो क्या किया है साथियों कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच में संबंधों के आधार पर, कौन कौन, विधायिका एवं कार्यपालिका में संबंधों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, शासन प्रणालियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक प्रकार की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली हो जाएगी, और दूसरी जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की शासन प्रणाली हो जाएगी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो जाएगी। ब्रिटेन के अंदर जो मॉडल चलता है वो कौन सा चलता है, संसदीय शासन प्रणाली का चलता है। जबकि यूएसए के अंदर जो मॉडल चलता है, यूएसए में कौन सा मॉडल चलता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चलती है। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, हमने कौन सा मॉडल एडॉप्ट किया साथियों, हमने संसदीय शासन प्रणाली को एडॉप्ट किया, जो कि कहाँ पे प्रचलित में था, ब्रिटेन के अंदर प्रचलन में था। अब हम समझते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और भारत के संविधान के अंदर कहाँ कहाँ पर उस प्रकार की विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। तो संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, या ऐसा भी लिख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। अब देखो साथियों, संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य है कि एक ऐसी व्यवस्था जो किसके द्वारा बनाई जा रही है, जो संसद के द्वारा बनाई जा रही है, या एक ऐसी शासन प्रणाली जो शासन प्रणाली किसके द्वारा क्रिएट की जा रही है, किसके द्वारा बनाई जा रही है, जो किसके द्वारा बनाई जा रही है, संसद के द्वारा बनाई जा रही है। तो उस शासन प्रणाली को हम कौन सी शासन प्रणाली बोलेंगे, संसदीय शासन प्रणाली बोलेंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ क्योंकि इस प्रकार की जो शासन प्रणाली है वो किसके द्वारा बनाई जा रही है, संसद के द्वारा बनाई जा रही है। अतः इसके अंदर पावरफुल कौन रहने वाली है साथियों, संसद रहने वाली है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो संसद क्या होगा, संसद शक्ति का केंद्र, संसद शक्ति का केंद्र। तो संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता ये है कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, संसद शक्ति के केंद्र के रूप में होती है। तो अब एक एक शब्दों को समझते हैं कि सबसे पहले तो इस संसद को समझते हैं कि संसद क्या है। अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम आर्टिकल 79 की बात करें, आर्टिकल 79 के अंदर क्या लिखा हुआ है, संसद के गठन के बारे में प्रोविजन है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है। अब देखो संसद में किस किस को सम्मिलित किया जाता है, संसद के अंदर किस किस, संसद में राष्ट्रपति, संसद के अंदर राष्ट्रपति एवं उसके दो सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इसको किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, इसको सम्मिलित किया जाता है साथियों पार्लियामेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। एक चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति क्या है, संसद का अंग है, संसद का सदस्य नहीं है, संसद का अंग है, संसद का सदस्य नहीं है। अब देखो राष्ट्रपति तो किसको डिनोट करता है, राष्ट्रपति डिनोट करता है कार्यपालिका को, राष्ट्रपति किसको डिनोट करता है, कार्यपालिका को। जबकि जो लोकसभा एवं राज्यसभा है वो किसको डिनोट करता है, वो विधायिका को या लेजिस्लेचर को डिनोट करता है। अब देखो अगर हम संविधान के कुछ आर्टिकल की बात करें या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो क्या लिखा है, अगर हमारे संविधान के आर्टिकल 52 की बात करें,
अगर हमारे संविधान के आर्टिकल 52 की बात करें तो उसमें लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में आर्टिकल 53 में क्या लिखा है कि संघ सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति हैं या संघ सरकार की जो समुच्चय कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ सरकार की समूचे कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद में लिखा है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? अपनी इन शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग या तो क्या करेगा? स्वयं करेगा, या राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या क्या कर सकता है साथियों, या वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो क्या लिखा हुआ है? अगर हम बात करें आर्टिकल 53 में क्या लिखा है कि संघ सरकार की समुच्चय कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। यहां तक साथियों पिक्चर कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर हमें पिक्चर को कंप्लीटली समझना है तो हमें हमारे देश के संविधान का एक आर्टिकल और रेफरेंस में लेना होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 74 का जो क्लोज फर्स्ट है, उसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। क्या लिखा है? आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइज यानी कि सलाह एवं परामर्श देने के लिए क्या होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे जो हमें कंफ्यूजन था कि राष्ट्रपति क्या अपनी पावर का स्वयं प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से प्रयोग करेगा, तो आर्टिकल 74 स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करेगा, अपितु किसकी सहायता से करेगा? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये निकल रहा है, एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि राष्ट्रपति के अंदर हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, उन राष्ट्रपति के पास में वास्तविक शक्तियाँ नहीं है। राष्ट्रपति के पास में वास्तविक शक्तियां नहीं है, अपितु वास्तविक शक्तियां किसके पास में हैं? वास्तविक शक्तियां हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में। हमारे देश में शासन संचालन की जो वास्तविक शक्तियां हैं, वो वास्तविक शक्तियां तो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में, जबकि राष्ट्रपति के पास में केवल क्या है साथियों? संवैधानिक शक्तियां हैं, केवल क्या है? संवैधानिक शक्तियां हैं। तो एक चीज तो हमने ये समझ लिया है कि राष्ट्रपति के बारे में हमने क्या पढ़ लिया है? आर्टिकल 52 पढ़ लिया है, आर्टिकल 53 पढ़ लिया है, आर्टिकल 74 पढ़ लिया है। उसके बाद में देखो साथियों, लोकसभा एवं राज्यसभा किसको डिनोट कर रही है? विधायिका को। ये कौन सी संस्था है? विधि निर्माण की संस्थाएं हैं। अब अगर हम आर्टिकल 79 को देखें तो 79 ये बोल रहा है कि संसद के अंदर को कौन कौन सम्मिलित होंगे? संसद के अंदर एग्जीक्यूटिव भी सम्मिलित होगी और संसद के अंदर लेजिस्लेचर भी सम्मिलित होंगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत का जो संविधान है उसके अंदर कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या है साथियों? शक्तियों का सम्मिलन है, शक्तियों का जुड़ाव है, फ्यूजन ऑफ पावर है, अर्थात इन दोनों की शक्तियां आपस में जुड़ी हुई है। आर्टिकल 79 ये बोल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि 79 में क्या सम्मिलित है? एग्जीक्यूटिव भी शामिल है और लेजिस्लेचर भी शामिल है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे देश के अंदर विधायिका एवं कार्यपालिका की शक्तियां आपस में जुड़ी हुई है, अर्थात हमारे देश में क्या है? शक्तियों का सम्मिलन है, शक्तियों का सम्मिलन या फ्यूजन ऑफ पावर, क्या बोल सकते हैं इसको? फ्यूजन ऑफ पावर, फ्यूजन ऑफ पावर। तो अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की नंबर विशेषता 2 की, नंबर 1 संसदीय प्रणाली में क्या होगा? संसद शक्ति के केंद्र के रूप में होगा। अगर नंबर 2 की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? विधायिका की शक्तियां और कार्यपालिका की शक्तियों के बीच में जुड़ाव होता है, उनके बीच में क्या होता है? फ्यूजन होता है। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली की नंबर 2 विशेषता यह है कि इसमें क्या होगा? शक्तियों का सम्मिलन होगा। तो अभी तक हमने ये देखा है कि संसद में कौन कौन सम्मिलित है। संसद में कार्यपालिका भी सम्मिलित है और विधायिका भी सम्मिलित है। अब हम इसको देखते हैं कि संसद किस प्रकार से शक्ति के केंद्र के रूप में है। शक्ति के केंद्र के रूप में संसद किस प्रकार से?
तो संसद शक्ति के केंद्र के रूप में अभी हम साथियों जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। तो संसद शक्ति के केंद्र के रूप में कैसे हैं? अगर हम बात करें हमारे देश की जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना क्या बोलती है कि हमने किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई है? हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो शक्तियां होती हैं, वो शक्तियां किसके पास में होती हैं? जनता के पास में होती हैं। और हमारी जो प्रियम्बल भी बोल रही है कि हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य है कि जो हमारा देश में जो शासन चलेगा, किनका चलेगा? हम भारत के लोगों को चलेगा, हम भारत के लोग। अब देखो साथियों, क्या 130 करोड़ देशवासी कहीं पे एक स्थान पे बैठ के कानून बना सकते हैं? क्या 130 करोड़ देशवासी मिलकर सरकार चला सकते हैं क्या? तो एक साथ इतनी जनसंख्या शासन व्यवस्था का संचालन नहीं कर सकती है। तो इसका तात्पर्य है कि हमें कोई ना कोई वैकल्पिक मार्ग ढूंढना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं? कोई ना कोई वैकल्पिक मार्ग देखते हैं। तो अगर 130 करोड़ देशवासी क्या नहीं कर सकते हैं? शासन संचालन एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करे? अपनी शक्तियों को किसी अपने जनप्रतिनिधि को डिलीवर कर दे, और फिर वो जनप्रतिनिधि क्या करने का प्रयास करे साथियों? शासन करने का कार्य करे। एक मार्ग ये भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम भारत के लोग क्या करते हैं? अपनी जो शक्तियां होती है, वो उन शक्तियों को किसको डिलीवर करते हैं? जनप्रतिनिधियों को। किसको डिलीवर करते हैं साथियों? जनप्रतिनिधियों को। किसकी सहायता से? निर्वाचन की सहायता से। निर्वाचन की सहायता से हम भारत के लोग क्या करते हैं? अपनी शक्तियों को डेलीगेट करते हैं, अपनी शक्तियों को क्या करते हैं? प्रत्यानियोजित करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यानियोजित करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं? अपने जनप्रतिनिधियों को ट्रांसफर करते हैं। और ये जनप्रतिनिधि क्या करते हैं साथियों? ये जाके बैठते हैं संसद में। ये कहाँ पे बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। तो संसद में ये लोग कुछ लोकसभा में भी चले जाएंगे और कुछ कहाँ पे चले जाएंगे साथियों? राज्यसभा में चले जाएंगे। अगर यहाँ पे हम जो रेफरेंस के रूप में मुख्य रूप से जो यूज लेंगे, वो किसके रूप में यूज लेंगे साथियों? लोकसभा को यूज में लेंगे। तो अगर हम बात करें तो फिर जो लोकसभा के अंदर, जो सदन लोकसभा के अंदर जो राजनीतिक पार्टी लोकसभा के अंदर क्या होगी? बहुमत में होगी। तो बहुमत वाली पार्टी क्या करेगी? सरकार बना लेगी। जो बहुमत दल है, वो बहुमत दल क्या करेगा? सरकार का गठन कर लेगा। बहुमत दल क्या कर लेगा? सरकार का गठन कर लेगा। और जो अल्पमत पार्टी है, जो अल्पमत में है, वो क्या करेगी साथियों? विपक्ष के रूप में बैठ के कार्य करेगी। अर्थात वो जो सत्ता पक्ष है, उस पर हमेशा निगरानी रखने का प्रयास करेगी। क्या हमने वेन डायग्राम, हमने क्या चार्ट बनाया है कि जो भारत के लोग हैं, वो भारत के लोग क्या करते हैं? अपनी विल को, अपनी इच्छा को, अपनी शक्ति को किसको ट्रांसफर करते हैं? जनप्रतिनिधियों को ट्रांसफर करते हैं। सिंपल भाषा में समझे कि हम वोट की सहायता से क्या करते हैं साथियों? वोट की सहायता से हम हमारी जो शक्ति है या जो हमारी इच्छा है, वो हमने हमारे जो MLAs हैं, हमारे जो MPs हैं, उनको ट्रांसफर कर दी है। वो MPs जाके कहाँ पे बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। यानी मुख्य रूप से यहाँ पे समझने के लिए मान लो कि लोकसभा में जाके बैठेंगे। तो लोकसभा में जाके बैठेंगे तो वो लोकसभा में क्या होगा साथियों? जो राजनीतिक पार्टी क्या होगी? बहुमत में होगी। वो क्या करेगी? सरकार का गठन कर लेगी। और जो राजनीतिक पार्टी किस में होगी? अल्पमत में होगी। वो कहाँ पे जाके बैठ जाएगी? विपक्ष में बैठ जाएगी। अब देखो, जो बहुमत के अंदर जो पार्टी बनी है, जो सरकार बनी, ये सरकार क्या होगी? सामूहिक रूप से, ये सरकार क्या होगी? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होगी? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और जो ये हमारे जनप्रतिनिधि है, ये जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? ये भारत की जनता के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सत्ता का फ्लो तो ऐसे हो रहा है कि जनता ने सत्ता दी जनप्रतिनिधियों को, और जनप्रतिनिधियों ने सत्ता किसको दे दी? कार्यपालिका को या सरकार को दे दी। और जबकि जो उत्तरदायित्व का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो क्या है कि सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी है। और संसद किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के जो सदस्य हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं? वो भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। तो अगर हम यहाँ से फिर से कॉन्सेप्ट निकालने का प्रयास करें, तो कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि जो भारत के अंदर जो कार्यपालिका का जो जन्म होता है, या जो कार्यपालिका का जो स्रोत है, वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है साथियों विधायिका से। वो कहाँ से निकलती है? विधायिका से ही कार्यपालिका का गठन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साथियों जो अमित शाह, अगर मान लीजिए सरकार के
सरकार के रूप में कार्य कर रहे हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो अमित शाह क्या है, सांसद भी हैं और क्या है, कार्यपालिका के सदस्य भी हैं। उसी प्रकार मोदी जी की बात करें तो मोदी जी क्या है साथियों, विधायिका के पार्ट भी हैं, वाराणसी से क्या है, सांसद भी हैं, इसके अलावा वो कार्यपालिका के भी भाग हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर ये विधायिका है तो उस विधायिका में ही क्या होगी, कार्यपालिका होगी, क्योंकि भारत के अंदर अगर कोई भी मंत्री बनना चाहता है तो उस मंत्री को क्या होना होगा, संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा, उसको संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा। इसका तात्पर्य ये हो गया कि विधायिका से ही किसका गठन हो रहा है, कार्यपालिका का गठन हो रहा है। तो फिर से अभी हमने देखा था कि क्या होता है, फ्यूजन ऑफ पावर। फ्यूजन ऑफ पावर क्यों, फ्यूजन ऑफ पावर क्यों है, क्योंकि मतलब संसदीय प्रणाली के अंदर फ्यूजन ऑफ पावर क्यों है, क्योंकि जो हमारी कार्यपालिका का गठन होता है वो कार्यपालिका का गठन किस में से होता है, संसद में से होता है, विधायिका में से होता है। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट हम ये भी जान लेते हैं कि अगर हम बात करें कि भारत के अंदर किस प्रकार का लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो ये चार्ट ये बताता है कि जनता डायरेक्ट रूप से शासन नहीं कर रही है, अपितु अपनी इच्छा को क्या कर रही है साथियों, अपने जनप्रतिनिधियों को ट्रांसफर कर रही है। तो भारत के अंदर किस प्रकार का लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने किस प्रकार का लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष में भी कौन सा लोकतंत्र अपनाया है साथियों, जनप्रतिनिधित्व है। अगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो उसमें ही हमने कौन सा लोकतंत्र अपनाया है, जनप्रतिनिधित्व, संसदीय प्रणाली। जनप्रतिनिधित्व कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है, हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, हमने जनप्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया है, हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। अब हम क्या करते हैं, संसदीय प्रणाली की अगली विशेषता की बात करते हैं कि हमने यहाँ पे देखा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगी, संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो हम ये देखते हैं कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल, सामूहिक उत्तरदायित्व। अब देखो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं, अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, संसदीय शासन प्रणाली की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है साथियों, संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की पालना की जाती है। कौन से सिद्धांत की पालना की जाती है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की पालना की जाती है। तो सामूहिक रूप से कौन उत्तरदायी होंगे, सामूहिक रूप से कौन उत्तरदायी होंगे, तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे जो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, अर्थात जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या होंगे, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर हम किस किस को सम्मिलित कर सकते हैं, पीएम इसके अंदर आ जाएगा साथियों, और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में कि ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, ये होंगे लोकसभा के प्रति। ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर हम बात करें हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 75 का जो क्लोज 3 है, उसके अंदर ये लिखा है कि जो हमारी मंत्री परिषद है, वो मंत्री परिषद क्या होगी, सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद क्या होगी, सामूहिक रूप से क्या होगी, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य है कि ये आर्टिकल साथियों केवल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये आर्टिकल आपको ये बता रहा है कि हमारे देश के अंदर कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अपनाया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 164 क्लोज 2 यानी कि 164 का जो क्लोज 2 है उसमें को बात की जाए, तो जो राज्य की मंत्री परिषद होती है, वो राज्य की मंत्री परिषद क्या होती है, वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अर्थात जो निम्न सदन होते हैं, उन निम्न सदन के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इनका गठन किसके द्वारा किया जाता है, इनका गठन लोकसभा के द्वारा किया जाता है। और अगर राज्य की मंत्री परिषद की बात करें तो राज्य की मंत्री परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, उसका गठन विधानसभा के द्वारा किया जाता है। तो जिनसे वो बने हुए हैं उनके प्रति वो क्या होंगे, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। अब देखो, अगर हमें प्री के अंदर हमें लिखना है तो प्री में हम यही लिखेंगे, हम प्री के अंदर हमें क्या मानना है कि ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर लोकसभा और विधानसभा नहीं दे रखा है, अर्थात केवल संसद दे रखा है, तो फिर केवल संसद वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो
इसका तात्पर्य क्या है? सबसे मुख्य रूप से ये जानते हैं कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जो चीज है उसका मीनिंग क्या है। नंबर एक ये है कि देश के अंदर शासन संचालन के लिए जितने भी जो डिसीजन लिए जाएंगे, देश के अंदर शासन संचालन के लिए जितने भी जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो निर्णय लिए जाएंगे, वो क्या लिए जाएंगे साथियों? सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। वो क्या लिए जाएंगे? निर्णय हमेशा सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। और ये निर्णय किसके द्वारा लिए जाएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाएंगे। एक व्यक्ति के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाएगा, अपितु निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिया जाएगा। सैद्धांतिक पक्ष साथियों यही है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक पक्ष की बात करें तो व्यवहारिक पक्ष में क्या होता है कि कुछ जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री ही क्या मिलकर क्या कर लेते हैं? निर्णय ले लेते हैं। सैद्धांतिक पक्ष क्या बोलता है कि देश के अंदर शासन संचालन से जितने भी जो निर्णय हैं वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन व्यवहारिक पक्ष की अगर बात करें तो व्यवहार में जो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट के मंत्री ही क्या कर लेते हैं साथियों? निर्णय ले लेते हैं। उसके बाद में अगर एक बार निर्णय कैबिनेट के द्वारा ले लिया गया या जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद के द्वारा ले लिया गया तो कोई भी जो मंत्री परिषद का सदस्य है वो सार्वजनिक रूप में यानी कि पब्लिक क्षेत्र के अंदर उस निर्णय से असहमति प्रकट नहीं कर सकता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा या कुछ कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा क्या कर लिया गया है, किसी भी प्रकार का शासन संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय ले लिया गया है तो उसके बाद में कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो सदस्य है वो उस निर्णय से सार्वजनिक रूप में क्या नहीं कर सकता है? असहमति व्यक्त नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए वो उस निर्णय से असहमत नहीं होता है, उस निर्णय से सहमत नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है? त्याग पत्र भी दे सकता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा और उस निर्णय का जो बचाव है वो बचाव भी क्या किया जाएगा? सामूहिक रूप से किया जाएगा। सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य उस निर्णय का क्या करेंगे? बचाव करेंगे। जिस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, अगर हम बात करें डिमोनेटाइजेशन की बात करें, विमुद्रीकरण की बात करें तो विमुद्रीकरण का जो निर्णय लिया गया वो कुछ ही कैबिनेट के मंत्रियों के द्वारा लिया गया, लेकिन फिर भी देश के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी भी सदस्य ने पब्लिक स्पेयर में यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में उसकी आलोचना नहीं की, अपितु उस पर क्या की? सहमति प्रकट की। तो यही तात्पर्य होता है कि सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय का सामूहिक रूप में बचाव किया जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव, इसका तात्पर्य यह होता है कि जो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो सरकार होती है, वो सरकार तब तक कार्य करती रहती है जब तक लोकसभा को उस पर क्या हो साथियों? विश्वास हो। जब तक लोकसभा को सरकार पे विश्वास हो। अगर मान लीजिए लोकसभा को सरकार के प्रति विश्वास नहीं रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या करती है? लोकसभा क्या करती है? सरकार के विरुद्ध क्या लेके आ सकती है? अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकती है। और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो सरकार क्या हो जाएगी साथियों? चली जाएगी और उसके स्थान पर दूसरी सरकार का गठन करना होगा। तो अगर मान लीजिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है? पूरी सरकार चली जाती है, यानी कि वो सामूहिक रूप में क्या होंगे साथियों? चले जाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारी जो सरकार है यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो सदस्य हैं वो साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। साथ साथ तैरने का तात्पर्य हुआ कि सभी मिलकर क्या करते हैं? सरकारों का संचालन करते हैं। और अगर उनके विरुद्ध क्या हो गया? अविश्वास प्रस्ताव हो गया तो उस कंडीशन में सभी क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, अर्थात सभी क्या हो जाएंगे साथियों? डूब जाएंगे। उसके अलावा अगर मान लीजिए संसद के अंदर कार्रवाई चल रही है, संसद में क्या हो रही है? कार्रवाई चल रही है और किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर मान लीजिए क्या हो जाता है? मतदान हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए बजट सेशन चल रहा है और मान लीजिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और उसमें से कोई वित्त मंत्री द्वारा एक मांग की जाती है और उस मांग को पारित नहीं किया जाता है, अर्थात ये हुआ कि उस मंत्री के विरुद्ध में क्या हो गया है? मतदान हो गया है। तो उस कंडीशन में एक मंत्री के अगर विरुद्ध में मतदान हो गया तो इसका तात्पर्य ये माना जाएगा कि लोकसभा को अब सभी मंत्रियों पर विश्वास नहीं रहा है। उस कंडीशन में
जो लोकसभा है वो क्या करेगी साथियों, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाएगी और पूरी सरकार को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है, सब सरकार को क्या कर सकती है, ध्वस्त कर सकती है। तो इसीलिए इसमें क्या माना जाता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है। किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर उत्तरदायित्व की भावना होती है, लेकिन यहाँ पे जो विशेषण लगा हुआ है, विशेषण कौन सा है, सामूहिक लगा हुआ है। सामूहिक लगा होने का तात्पर्य है कि निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा, उस निर्णय का बचाव भी सामूहिक रूप से किया जाएगा, और जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सभी मंत्रियों के विरुद्ध आएगा, और अगर एक मंत्री के विरुद्ध अगर मतदान हो जाता है तो उसके बाद में ये मान लिया जाएगा कि पूरी मंत्री परिषद पर लोकसभा को क्या नहीं रहा है, विश्वास नहीं रहा है, तो पूरी मंत्री परिषद पर क्या लेके आया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जा सकता है। तो सामूहिक रूप से होने का तात्पर्य है कि जो मंत्री परिषद होती है वो साथ साथ तैरती है, अर्थात साथ साथ शासन संचालन का कार्य करती है, और साथ साथ क्या होती है, डूबती है। ये हमने समझ लिया सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता को। उसके बाद में इसमें क्या चलता है साथियों, एक प्रतिदिन का उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट और है। प्रतिदिन उत्तरदायित्व, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व का क्या तात्पर्य है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो कि प्रतिदिन का उत्तरदायित्व कैसे सुनिश्चित किया जाता है, कैसे सुनिश्चित किया जाता है। अब देखो, हमारी जो संसद होती है वो संसद तो वर्ष भर की बात करें तो 3 सत्र आयोजित करती है, अर्थात ये हुआ कि 365 दिन तक कार्य नहीं करती है। अगर संसद 365 दिन तक कार्य नहीं करती है तो फिर हम प्रतिदिन का उत्तरदायित्व किस प्रकार से सुनिश्चित करते हैं। तो प्रतिदिन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए किया जाता है संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है, संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। और ये संसदीय समितियां क्या होती है साथियों, 365 दिन काम करती है, अर्थात इस संसदीय समितियों की सहायता से क्या किया जाता है, जो हमारी कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का प्रतिदिन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि प्रतिदिन का जो उत्तरदायित्व होता है उसका तात्पर्य क्या है, उसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे संविधान के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं यानी कि जो मंत्री परिषद होते हैं और जो पीएम होते हैं, इनका कोई कार्यकाल सुनिश्चित नहीं किया गया है। हमारे संविधान में मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल सुनिश्चित नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 365 दिन के अंदर उनको कभी भी क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। कब समाप्त किया जाएगा, तब समाप्त किया जा सकता है जब लोकसभा को क्या ना रहे, मंत्रियों में विश्वास नहीं रहे, अर्थात जब लोकसभा को ये लगे कि इन मंत्री परिषद का गठन हमने जिन उद्देश्यों के लिए किया गया था उन उद्देश्यों का संचालन अगर इनके द्वारा अच्छे से नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में लोकसभा क्या लेके आ सकती है, उनके विरुद्ध में क्या लेके आ सकती है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकती है और उसको क्या कर सकती है साथियों, समाप्त कर सकती है। तो संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता ये भी हो गई कि यहाँ पे क्या होता है, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होता है। इसका तात्पर्य है कि सरकारों को 365 दिन दौड़ना पड़ता है, उनको समय समय पर संसदीय समितियों को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, सरकारों को समय समय पे मीडिया में बताना पड़ता है और ग्राउंड लेवल पर उनको कार्य करना पड़ता है। क्यों उनका कार्यकाल क्या नहीं है साथियों, सुनिश्चित नहीं है। सुनिश्चित इसलिए नहीं है क्योंकि कभी भी क्या कर सकती है संसद या लोकसभा उनको क्या कर सकती है साथियों, घर पे भेज सकती है। उसके बाद में जो संसदीय शासन की अगली विशेषता है वो है कैबिनेट शासन। संसदीय शासन व्यवस्था को हम कैबिनेट शासन व्यवस्था भी बोलते हैं। तो कैबिनेट शासन व्यवस्था का क्या तात्पर्य है, कैबिनेट शासन व्यवस्था का तात्पर्य है कि भारत के अंदर जो मतलब संसदीय व्यवस्था में जो शासन होता है वो एक टीम का शासन होता है। क्या होता है, एक टीम का शासन होता है, एक समूह का शासन होता है। इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा ये हो गया कि कैबिनेट शासन में एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है, कैबिनेट शासन में एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है, अपितु कैबिनेट शासन में क्या होता है, एक टीम का शासन होता है। कैबिनेट शासन में क्या होता है, एक समूह का शासन होता है। तो पूरी टीम मिलकर क्या करती है साथियों, कार्य करती है। जिस प्रकार से इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो क्रिकेट टीम पूरी मिलकर 11 खिलाड़ी मिलकर क्या करते हैं साथियों, खेल खेलते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अगर संघ की बात करें तो उसके अंदर मान लीजिए 82 क्या है मिनिस्टर्स है, तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं साथियों, शासन संचालन की जो प्रणाली है उसका खेल खेलते हैं। तो कैबिनेट शासन में क्या होता है, शासन
एक व्यक्ति में नहीं होता है, अपितु शासन की जो शासन होता है वो शासन की बागडोर किस में होती है, एक टीम में होती है। शासन की बागडोर किस में होती है, समूह के अंदर होती है। वो पूरा समूह मिलकर क्या करता है, कार्य करता है। अब देखो साथियों, ये भारतीय शासन प्रणाली के अंदर, भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली या कैबिनेट शासन किस लिए महत्वपूर्ण है, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर साथियों शक्तियां होती, तो वो व्यक्ति क्या होता, किसी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता, वो व्यक्ति किसी एक भाषा का प्रतिनिधित्व करता, वो व्यक्ति क्या होता, किसी एक धर्म का प्रतिनिधित्व करता, एक लिंग का प्रतिनिधित्व करता। लेकिन हमने क्या किया है, एक टीम का शासन अपनाया है, हमने कैबिनेट शासन अपनाया है। जब हमने कैबिनेट शासन या टीम का शासन अपनाया है, इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे लगभग 82 मिनिस्टर्स हैं। तो साथियों उनका क्षेत्र अलग है, कोई उत्तर भारत से है, कोई दक्षिण भारत से है, कोई पूर्व भारत से है, कोई पश्चिम भारत से है। अगर उनका बात करें, उनकी भाषाएं अलग हैं, उनकी भाषाएं क्या है साथियों, अलग अलग है। उनका लिंग क्या है, अलग अलग है। अर्थात महिलाओं को भी क्या दिया गया है साथियों, शासन संचालन के अंदर भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मंत्री हैं साथियों, वो मंत्री के अंदर अलग अलग धर्मों के लोगों का भी समावेशन किया जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो कैबिनेट का शासन है, वो कैबिनेट का शासन भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सहायता से जो भारत की विविधता है, उस विविधता का हम क्या कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। विविधता का क्या कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। तो ये संसदीय शासन प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट शासन प्रणाली भी बोलते हैं। कैबिनेट शासन प्रणाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो शासन का संचालन किया जाता है, एक टीम के द्वारा किया जाता है, एक समूह के द्वारा किया जाता है। अगली इसकी अगर हम विशेषता की बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, अगली विशेषता है इसमें प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है साथियों, समकक्षों में प्रथम। प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम, यानी फर्स्ट एमंग इक्वल। समान लोगों के बीच में क्या होता है, प्रधानमंत्री का पहला स्थान होता है। अभी तो देखो हमने अभी तो देखा क्या कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, कैबिनेट का शासन होता है और पूरी टीम के रूप में काम करती है। मान लीजिए ये पूरी टीम के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन उस टीम में भी साथियों एक व्यक्ति क्या होगा, उस टीम का कैप्टन होगा। एक व्यक्ति क्या होगा, उस टीम का जो कैप्टन होगा, उस कैप्टन का क्या नाम होगा साथियों, प्रधानमंत्री होगा। कैप्टन का क्या नाम होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री क्या है, सभी मंत्रियों के बराबर है। प्रधानमंत्री क्या है, सभी मंत्रियों के बराबर है, लेकिन समकक्षों में ही क्या है, प्रथम है, फर्स्ट एमंग इक्वल। ये प्रधानमंत्री की भूमिका ऐसी क्यों है साथियों, क्योंकि प्रधानमंत्री ही क्या करता है, जितने मंत्रालय होते हैं उन मंत्रालयों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अर्थात प्रधानमंत्री ही ये सुनिश्चित करता है किसको कौन सा मंत्रालय देना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, मंत्रालयों में फेरबदल भी कर सकता है, अर्थात मंत्रियों में फेरबदल भी कर सकता है, किसी मंत्री का त्यागपत्र भी मांग सकता है। और क्या करता है प्रधानमंत्री, विभिन्न मंत्रालयों के बीच में क्या करता है, समन्वय करता है। इसीलिए क्या माना गया है, प्रधानमंत्री को क्या माना गया है, समकक्षों में प्रथम माना गया है। हालांकि संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट शासन होता है, पूरी टीम के रूप में मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन टीम का कैप्टन कौन है साथियों, प्रधानमंत्री क्या है, टीम का कैप्टन है, जो क्या करेगा, पूरी टीम में अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है। अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता में हम देख सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, दोहरी कार्यपालिका होती है। क्या होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका का क्या तात्पर्य है, यानी कि दो कार्यपालिकाएं कार्य करती हैं। कौन कौन सी कार्यपालिका काम करती हैं, एक कार्यपालिका है नामात्र कार्यपालिका, एक कार्यपालिका है वास्तविक कार्यपालिका। जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, संवैधानिक प्रधान बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रधान बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रधान या प्रशासनिक प्रधान, या क्या बोल सकते हैं, प्रशासनिक प्रधान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र का अध्यक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र का अध्यक्ष बोलते हैं। जबकि इसको क्या बोल सकते हैं, हम शासन का अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, शासना अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। देखो भारत के अंदर क्या है साथियों, भारत के अंदर हम बात करें नामात्र का प्रधान या संवैधानिक प्रधान या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये होगा साथियों राष्ट्रपति। ये कौन होगा, राष्ट्रपति। लेकिन
लेकिन भारत के अंदर वास्तविक प्रधान की बात करें या जो शासन का अध्यक्ष होगा, ये शासन का अध्यक्ष कौन होगा? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो टीम है, उस टीम का जो अध्यक्ष है साथियों, वो अध्यक्ष कौन है? वो पीएम है। अर्थात देश के अंदर जो शासन का अध्यक्ष है, वो शासन का अध्यक्ष तो कौन होता है? पीएम होता है। जबकि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्र का अध्यक्ष क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। क्योंकि लिखा है, अभी मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अगर हम आर्टिकल 53 की बात करें या आर्टिकल 74 की बात करें, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? यहाँ पे क्या लिखा था कि संघ की समुच्चय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता से पूर्ण करेगा। लेकिन आर्टिकल 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। इसका तात्पर्य है मंत्री परिषद तो क्या हो गई? वास्तविक कार्यपालिका हो गई। जबकि जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति क्या है साथियों? नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में है। तो ये हमने देख लिया है, ये हमने क्या देख लिया है साथियों? संसदीय शासन प्रणाली जो भारत के अंदर अपनाई गई है, उसकी मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हमने जान लिया है। अब देखो, हालांकि साथियों हमें जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, उस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से हमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कभी भी मेंस के अंदर हमें जब कंपैरिजन करना होता है कि संसदीय शासन प्रणाली में से और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में से बेटर कौन सी है, या दोनों को जब हम कंपैरिजन करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो क्लियरिटी और आ जाएगी। तो उसके लिए देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में हमने नंबर 1 पे क्या देखा था कि जो शक्ति का केंद्र होता है, वो शक्ति का केंद्र क्या होता है? राष्ट्रपति। संसद क्या होता है? शक्ति का केंद्र होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का केंद्र क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। शक्ति का केंद्र क्या होता है साथियों? राष्ट्रपति होता है। क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर जो शासन का अध्यक्ष और जो संविधान का अध्यक्ष है, दोनों ही अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? राष्ट्रपति होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे किस प्रकार की कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट चलता है? एकल कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट चलता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में क्या चल रहा था? दोहरी कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट चल रहा था। और वहाँ पे क्या था साथियों? जो शक्तियाँ थी, वो शक्तियाँ किसके पास में थी? संसद के पास में थी। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियाँ किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। नंबर 2 पे वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे शक्तियों का क्या होता है? फ्यूजन होता है। अर्थात ये हुआ कि विधायिका एवं कार्यपालिका में क्या होता है? आपसी जुड़ाव होता है, उनकी शक्तियों में मिलन होता है। लेकिन अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात की जाए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है शक्ति का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर होने का क्या तात्पर्य? यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के अंदर यहाँ पे ये विधायिका है और ये कार्यपालिका है, इनके बीच में किसी भी प्रकार का जुड़ाव नहीं होता है। जबकि हमने जब संसदीय प्रणाली देखी, संसदीय प्रणाली में हमने कौन सा डायग्राम बनाया? ये इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच में क्या होता है? शक्तियों में सम्मिलन होता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण होता है। इसका तात्पर्य है कि विधायिका के सदस्य अलग होंगे और कार्यपालिका के सदस्य अलग होंगे। जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे वो विधायिका के सदस्य नहीं होंगे, और जो विधायिका के सदस्य होंगे वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं होंगे। और उनका कार्यकाल भी क्या होता है साथियों? अलग अलग होता है। विधायिका का कार्यकाल अलग होता है और कार्यपालिका का कार्यकाल अलग होता है। अगर हम यूएसए के राष्ट्रपति की बात करें तो उनका कार्यकाल सुनिश्चित है 4 वर्ष। क्या है? 4 वर्ष। जबकि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में प्रतिदिन के उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट चलता है। इसका तात्पर्य है कि वहां पे जो मंत्री परिषद है या प्रधानमंत्री है, उसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वहां पे था साथियों कैबिनेट का शासन। उसमें क्या था? संसदीय शासन प्रणाली में क्या था? कैबिनेट का शासन था। जबकि यहाँ पे क्या होता है? एक व्यक्ति का शासन होता है। क्या होता है? एक व्यक्ति का शासन होता है। और वो व्यक्ति ही क्या करता है? अपनी टीम का चयन करता है। वो व्यक्ति क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? अपनी टीम का चयन करता है। और जो प्रेसिडेंट है, उसी प्रेसिडेंट के अधीन वहां पे क्या थे साथियों? सभी मंत्री क्या थे? समकक्ष थे।
जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में सभी मंत्री क्या थे साथियों? समकक्ष थे। लेकिन यहाँ पे मंत्री क्या होते हैं? राष्ट्रपति के अधीन रहकर कार्य करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे माना जाता है एक व्यक्ति का शासन माना जाता है। तो उसके अलावा यहाँ पे एकल कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट चलता है। इसकी सबसे मुख्य जो विशेषता, जो मुख्य लाभ है इसका, कि इसके अंदर क्या होता है? निश्चित कार्यकाल होता है। इसके अंदर विधायिका एवं कार्यपालिका का क्या होता है? निश्चित कार्यकाल होता है। लेकिन इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना की क्या होती है? कमी होती है। लेकिन संसदीय जो शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना। लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना में क्या होता है? उसमें प्रतिदिन का उत्तरदायित्व भी होता है, इसीलिए वहां पे क्या होता है? कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता है। तो ये हमने जानने का प्रयास किया कि संसदीय प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है।